नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली दास्तान। अमरजीत सदा, 8 साल का दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। नमस्ते। हाँ, ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिहार के बेगूसराय जिले का एक छोटा सा गांव है मुसहर कोला, और बात है साल 2006-2007 की। वहां एक के बाद एक 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, और शक की सुई घूमती है एक सिर्फ 8 साल के बच्चे पर, अमरजीत सदा। सोचकर ही मन सन रह जाता है। 8 साल की उम्र, जब बच्चे बस खेलना कूदना जानते हैं, उस उम्र में कोई इतने भयानक अपराध कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ गरीबी और वो मुश्किल हालात का नतीजा था, या कुछ और भी गहरा, कुछ अंधेरा पहलू था इसमें? यही तो सवाल है। चलिए आज इसी उलझी हुई और सच कहूं तो दहला देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे लगता है अमरजीत की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। उसका जन्म हुआ 1998 में मुसहर गांव में। ये समुदाय, मुसहर समुदाय, बिहार के सबसे गरीब और पिछड़े समुदायों में से एक माना जाता है। महादलित भी कहते हैं इन्हें। हाँ, मैंने पढ़ा इनके बारे में। पारंपरिक रूप से ये लोग चूहे पकड़ने का काम करते थे और समाज में बिल्कुल हाशिए पर। बिल्कुल भयंकर गरीबी। यानी हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गरीबी की। जो जानकारी है उसके हिसाब से उसके पिता मजदूर थे। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ जैसा काम रहा होगा। हाँ। और रहने की जगह तंग, न साफ सफाई, न कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी। और शिक्षा का तो शायद सवाल ही नहीं उठता होगा उस माहौल में। हाँ बिल्कुल। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बचपन से ही थोड़ा अलग थलग सा रहता था। ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, अकेला ही रहता था। अच्छा। ज्यादातर वक्त या तो पेड़ों पर चढ़ता रहता या गांव में बस यूं ही भटकता रहता। एक तरह का आप कह सकती हैं सोशल आइसोलेशन, अलगाव महसूस होता उसकी शुरुआती जिंदगी में। अच्छा, तो ये तो उसकी पृष्ठभूमि, माहौल समझ में आ रहा है। गरीबी, पिछड़ापन, अकेलापन। अब आते हैं उन भयानक घटनाओं पर जिन्होंने सबको हिला के रख दिया। पहला मामला बता रही थी 2006 का है। yes. जब अमरजीत करीब 7 या 8 साल का था। हाँ, 2006 की बात है। उस समय उसकी चाची अपनी 6 महीने की बेटी के साथ उनके घर रहने आई हुई थी। अच्छा। तो एक दिन जब घर पर कोई बड़ा नहीं था, अमरजीत अपनी उस नन्ही चचेरी बहन के साथ अकेला था। और जो खबरें हैं उनके मुताबिक वो उसे कहीं सुनसान जगह ले गया, अकेले में। हाँ, और फिर उसकी हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है कि उसने बच्ची को पीटा, बुरी तरह पीटा, कुछ में गला घोंटने का जिक्र है। हे भगवान। और इसके बाद उसने लाश को वहीं जमीन में दबा दिया। 8 साल के बच्चे ने, ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। और इससे भी ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि इसके कुछ ही समय बाद उसने यही बर्बरता अपनी सगी बहन के साथ दोहराई। अपनी सगी बहन? हाँ, जो सिर्फ 8 महीने की थी। अरे नहीं। तरीका लगभग वही था, हत्या और फिर लाश को छुपा देना। ये तो बहुत ही भयानक है। और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा और ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है। कुछ सोर्सेज जैसे एबीपी न्यूज की रिपोर्ट का जिक्र मिलता है। वो बताते हैं कि परिवार के लोगों को, खासतौर पर माता पिता को पता था। क्या पता था? हाँ, पता था कि इन दोनों बच्चियों की मौत के पीछे अमरजीत का हाथ है। उन्हें पता था और उन्होंने पुलिस को नहीं बताया? नहीं। बात को दबा दिया। ये कैसे हो सकता है? कोई माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल वाकई बहुत परेशान करता है। आखिर क्यों? क्या वो इतने गहरे सदमे में थे कि समझ ही नहीं पाए कि क्या करें? या समाज का डर था, बदनामी का डर? या गरीबी और लाचारी इतनी ज्यादा थी कि उनके लिए ये सब संभालना नामुमकिन था? या फिर जैसा कि कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में लोग अंदाजा लगाते हैं, क्या वो उसे लड़का होने की वजह से बचा रहे थे? ओह, ये भी एक एंगल हो सकता है। हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन परिवार की इस भूमिका ने, इस चुप्पी ने इस केस को और भी दर्दनाक बना दिया है। ये भी हो सकता है शायद उन्होंने इसे कोई बीमारी या हादसा मान लिया हो, क्योंकि उन इलाकों में बच्चों की मृत्यु दर वैसे भी ज्यादा होती है। तो शायद उन्हें ये उतना असामान्य ना लगा हो, पता नहीं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, जो भी हो, ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं चली। 2007 में जैसा आपने बताया, तीसरी घटना हुई और इस बार सब कुछ सामने आ गया। हाँ, 2007 इस बार शिकार बनी पड़ोस में रहने वाली एक 6 महीने की बच्ची खुशबू।
उसकी माँ चुंग चुंग देवी नाम था उनका, वो उसे पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में सुलाकर किसी काम से गई थी। और अमरजीत ने उसने फिर वही किया। हाँ, शायद खेलने के बहाने या कैसे वो बच्ची को अपने साथ ले गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने बच्ची का गला घोटा, ओह। फिर पत्थर या ईंट से उसके सर पे वार किया। हे भगवान। और फिर लाश को वहीं अधूरी तरह से दबाने की कोशिश की। पूरी तरह दबा भी नहीं पाया शायद। और फिर जब खुशबू की माँ वापस आई, बेटी गायब थी। चीख पुकार मची, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने मिलकर तलाश शुरू की और जल्द ही उन्हें बच्ची की लाश मिल गई। अच्छा। और कुछ गांव वालों ने अमरजीत को उस जगह के आसपास देखा था, तो शक उसी पर गया। फिर पुलिस को बुलाया गया होगा जाहिर है। हाँ, भगवानपुर थाने के तत्कालीन ऑफिसर इंचार्ज थे शत्रुघ्न कुमार। वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और यहाँ कहानी ने एक और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लिया। क्या हुआ? पुलिस के सामने वो 8 साल का बच्चा अमरजीत एकदम शांत खड़ा था। शांत? हाँ, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने कुछ भी बोलने से पहले खाने के लिए बिस्किट मांगे। क्या बिस्किट? उस पर एक बच्ची की हत्या का शक है, गांव वाले हैं, पुलिस है, और वो बिस्किट मांग रहा है? हाँ, ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं? बिल्कुल नहीं। और जब उसे बिस्किट मिल गए तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर या अफसोस के निशान के अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, न सिर्फ हत्या की बात मानी, बल्कि पुलिस और गांव वालों को उस जगह भी ले गया जहां उसने खुशबू की लाश छुपाई थी। और उसका रवैया कैसा था? मतलब रो रहा था, डरा हुआ था? नहीं, यही तो सबसे अजीब बात है। कुछ स्रोतों में तो यहाँ तक लिखा है कि इस दौरान वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, ये अजीब सी शांति, चेहरे पर कोई भाव ना होना, कोई अफसोस नहीं, यही शायद सबसे ज्यादा डरावना था। यहाँ तक कि जब उसे बाद में जज के सामने पेश किया गया तब भी उसके मुस्कुराने की खबरें हैं। अरे बाप रे, ये बर्ताव किसी भी लिहाज से एक सामान्य 8 साल के बच्चे का तो नहीं लगता। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इस तरह के व्यवहार के बारे में क्या कहती है? ये बहुत ही अजीब है। देखिए, इस मामले में कोई बहुत डिटेल्ड पब्लिक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने आई वो वाकई काफ़ी गंभीर तस्वीर पेश करती है। पटना के एक जाने माने साइकेट्रिस्ट थे शमशाद हुसैन। उन्होंने शुरुआती जांच में अमरजीत का मूल्यांकन किया था और उन्होंने उसे अंग्रेजी में सेडिस्ट कहा था। सेडिस्ट? 8 साल की उम्र में? हाँ, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में, दर्द देने में एक तरह का मानसिक सुकून या कहें कि प्लेजर मिलता हो। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अमरजीत एक मानसिक विकार, मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है और समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? हाँ, और पुलिस को भी यही सलाह दी गई थी कि वो खतरनाक है। शायद इसी वजह से नाबालिग होने के बावजूद मीडिया में उसका नाम और फोटो रिलीज करने जैसा वो असामान्य कदम उठाया गया, जो आमतौर पर जुवेनाइल केसेस में नहीं होता। हाँ, ये तो नियम के खिलाफ है। बिल्कुल। लेकिन एक और नजरिया भी था। पटना यूनिवर्सिटी के ही एक पूर्व प्रोफेसर का मानना था कि शायद अमरजीत में सही और गलत की जो बुनियादी समझ होती है वो विकसित ही नहीं हो पाई थी। तो ये बहस फिर वहीं आ जाती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम परवरिश। क्या वो जन्म से ही ऐसा था या उसके वो भयानक हालात, उसकी परवरिश ने उसे ऐसा बना दिया? ये पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है और इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि दोनों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। अगर हम नर्चर यानी परवरिश और माहौल की बात करें तो कारण बिल्कुल साफ नजर आते हैं। भयानक गरीबी, कुपोषण, शायद परिवार में लगातार अनदेखी या किसी किस्म का दुर्व्यवहार भी। हाँ, ये शक तो होता ही है जब पता चलता है कि माँ बाप में पहले 2 कत्ल क्यों छुपाए। बिल्कुल। फिर बच्चे पर किसी की निगरानी न होना, शिक्षा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट का पूरी तरह से अभाव और समाज से वो कटा हुआ महसूस करना, ये सारे तत्व मिलकर किसी भी बच्चे के स्वस्थ विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। ये तो हुई माहौल की बात, लेकिन नेचर वाले एंगल से, कोई बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या उनके बारे में कुछ पता चला? एक्सपर्ट्स ने कुछ संभावनाओं का जिक्र किया है, हालांकि बिना डिटेल्ड जांच के ये सब अनुमान ही हैं। जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, ये एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे लगातार नियमों को तोड़ते हैं, अग्रेसिव होते हैं,
दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते। अच्छा। एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व के लक्षण भी हो सकते हैं। हालांकि इतनी कम उम्र में इस तरह का डायग्नोसिस बहुत रेयर होता है। या फिर अटैचमेंट डिसऑर्डर जैसे आरएडी का जिक्र भी कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में आता है। ये अक्सर बचपन में गंभीर उपेक्षा या दुर्व्यवहार के कारण हो सकता है, जिससे बच्चा दूसरों से इमोशनली जुड़ नहीं पाता। और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब दिमाग से जुड़ी? हाँ, ये भी संभव है कि कोई न्यूरोलॉजिकल यानी दिमागी तंत्र से जुड़ी समस्या हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, बिना विस्तृत जांच के ये सब केवल अनुमान है। पर उसका वो शांत रहना, चेहरे पर कोई भाव न होना, किसी तरह के पछतावे की कमी दिखाना, ये सब गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर इशारा जरूर करते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? लॉ ने इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन से कैसे डील किया? आखिर 8 साल के बच्चे को सजा कैसे दी जा सकती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस समय भारत में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 लागू था। इस कानून के तहत 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी अपराध के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? इसे लैटिन में डोली इनकपैक्स कहते हैं, मतलब अपराध करने में असमर्थ। ओके। और 7 से 18 साल के बीच के बच्चों को किशोर या जुवेनाइल माना जाता है और उन पर वयस्कों की तरह एडल्ट कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब उम्र कैद या फांसी जैसी सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बिल्कुल नहीं। किशोर न्याय प्रणाली का, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास करना होता है, रिहेबिलिटेशन। तो अमरजीत को कानून के तहत जो अधिकतम सजा हो सकती थी वो दी गई। 3 साल के लिए उसे बिहार के मुंगेर में स्थित एक बाल सुधार गृह, जिसे अंग्रेजी में रिमांड होम कहते हैं, वहां भेजा गया। 3 साल, सिर्फ 3 साल, 3 हत्याओं के लिए। देखिए, दुर्भाग्य से उस समय बिहार में इन सुधार गृहों की हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जाती थी। अक्सर वहां क्षमता से ज्यादा बच्चे रखे जाते थे, मनोवैज्ञानिक मदद या काउंसलिंग की बहुत कमी होती थी, शिक्षा के कार्यक्रम भी मतलब अपर्याप्त होते थे, और सुधार के लिए जो संसाधन चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो बहुत सीमित थे। ऐसी जगह पर किसी बच्चे का प्रभावी पुनर्वास होना वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समझ सकता हूँ। तो उन 3 सालों के बाद अमरजीत का क्या हुआ? क्या वो रिहा हो गया? यहीं पर उपलब्ध जानकारी में थोड़ा कंफ्यूजन है, विरोधाभास है। हाँ। एक स्रोत जैसे कि स्क्रिप्ट पर एक केस स्टडी मौजूद है। हाँ। वो कहता है कि उसे 2010 में, जब वो 11 साल का था, रिहा कर दिया गया। 11 साल की उम्र में? हाँ, जबकि कुछ अन्य स्रोत जैसे विकिपीडिया या दूसरे आर्टिकल्स ये बताते हैं कि उसे 18 साल का होने पर, यानी संभवतः 2016 में छोड़ा गया। 18 साल? हाँ, क्योंकि कानूनन उसे वयस्क होने तक ही सुधार गृह में रखा जा सकता था। अच्छा। तो या तो 11 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में वो वापस समाज में आ गया। हाँ। और कानून के मुताबिक उसे एक नई पहचान दी गई होगी, नाम बदल दिया गया होगा, ताकि वो गुमनामी में जी सके। हाँ, ताकि वो अपनी पुरानी पहचान के बोझ के बिना समाज में फिर से शामिल होने की कोशिश कर सके और उसे अपने अतीत की वजह से कोई खतरा ना हो। बिल्कुल, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, इस बारे में कोई भी पब्लिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो बस गायब हो गया। और यही बात कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है ना। बिल्कुल। ये केस इसने तब पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मुझे याद है, थोड़ी बहुत खबरें, मीडिया ने उसे दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर का लेबल दे दिया था। हाँ, और इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी थी कि हमारी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कितना प्रभावी है। क्या इतने गंभीर अपराध करने वाले बच्चों का वाकई सुधार, रिहैबिलिटेशन संभव है? मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, जैसा आपने बताया। हाँ, कि क्या एक नाबालिग की पहचान और तस्वीर, भले ही किसी साइकियाट्रिस्ट ने उसे खतरनाक बताया हो, इस तरह पब्लिक करना नैतिक रूप से सही था? यहाँ तक कि 2020 में एक मलयालम फिल्म आई थी, फॉरेंसिक, उसमें भी इस केस का सांकेतिक जिक्र मिलता है। अच्छा, और स्थानीय स्तर पर गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? वो क्या सोचते थे इस सब के बारे में? वहां मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग तो अंधविश्वास के चलते मानते थे कि भाई उस पर किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है।
स्वाभाविक है ऐसी जगहों पर। हाँ, वहीं कुछ लोग उसकी परवरिश, गरीबी और परिवार की अनदेखी को इसका जिम्मेदार मानते थे। और आज भी शायद सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या अमरजीत सदा का सुधार हुआ? क्या वो अब समाज के लिए कोई खतरा नहीं है? हाँ, और ये गोपनीयता बनाम सार्वजनिक सुरक्षा की बहस, प्रिवेसी वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, ये आज भी ऑनलाइन फोरम्स और चर्चाओं में जिंदा है। लोग बिना किसी पुख्ता जानकारी के डर जताते हैं, उसकी तुलना दूसरे रिहा हुए अपराधियों से करते हैं। लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नैतिक सवाल भी उठाता है। किसी बच्चे को खासकर इतनी कम उम्र में सीरियल किलर जैसा भारी भरकम लेबल दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उसके सुधरने की किसी भी मामूली संभावना को भी हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता? सही बात है। दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा की चिंता भी अपनी जगह जायज है। 3 मासूम जाने गई थीं, बहुत भयानक तरीके से। ये वाकई एक बहुत मुश्किल और अनुत्तरित पहेली है। एक बच्चा जिसने इतने भयानक अपराध किए, वो कानून के तहत अपनी सजा काटकर अब गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। हमें नहीं पता कि वो बदला या नहीं, या अब कैसा है। अमरजीत सदा की कहानी ये हमें भीतर तक सिहरा देती है। एक छोटा बच्चा, उसके द्वारा किए गए वो भयानक अपराध, उसके पीछे छिपे संभावित कारण, गरीबी, घोर उपेक्षा, शायद कोई गंभीर मानसिक विकार, और आज उसकी स्थिति का वो रहस्य। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? मतलब इस कहानी से हम क्या समझें? ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या सिर्फ भयानक परिस्थितियां ही एक इतने छोटे बच्चे को हत्यारा बना सकती हैं, या कहानी में कुछ और भी ऐसे अंधेरे पहलू थे जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए? और सबसे बढ़कर मुझे लगता है ये केस समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपने सबसे कमजोर, सबसे नजरअंदाज किए गए बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना 2007 में था। सच कहा। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था और इंसान के मन की उन अतल गहराइयों पर एक गंभीर टिप्पणी भी है, जिन्हें समझना शायद बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये रहस्यमयी दास्तान पसंद आई होगी। ऐसी और बातों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।